ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे संविधान के अंगीकृत कैसे हुआ। संविधान अंगीकृत जब किया गया तो कौन कौन से प्रोविजन थे जो ऑटोमेटिकली जो थे वो स्वतः लागू हो गए थे। इसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिया गया, कौन से प्रोविजंस थे, उन सब के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, मतलब अंगीकृत कर लिया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और पूरा का पूरा जो संविधान था ये 22 भाग में डिवाइडेड था। 22 भाग में डिवाइडेड था। जब ये संविधान हमने अडॉप्ट किया था तो हमारा अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 379, 388, 391, 92, 93 ये तो स्वतः लागू हो गए थे। उसके बाद संविधान जब हमारा लागू हुआ वो हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इसको लागू करने का एक कारण था, क्योंकि 26 जनवरी का दिन जो था वो हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस। अब ये स्वाधीनता दिवस क्यों मनाया गया था, इसके पीछे भी एक इतिहास है। स्वाधीनता दिवस प्रथम मना लिया गया था। क्यों मनाया गया था? तो दिसंबर 1929 में जब हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1929 के सेशन का जो था लाहौर में इनको अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने रावी नदी के तट पर ये सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर रावी नदी के तट पर ये सम्मेलन हुआ और सम्मेलन होने के बाद इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और उस दिन से कसम खाई गई थी कि 26 जनवरी को हमारा जो है स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, मतलब प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो पहला स्वाधीनता दिवस जो था 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मना लिया गया था। इसी 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए जो संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। कौन कौन से स्रोत थे जहां से हमारा संविधान जो है वो लिया गया है। संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान जो है हमारा वो 11 जगह से प्रभावित है। सबसे पहला तो आता है भारत सरकार अधिनियम 1930 और उसके बाद जो है हमारी 10 कंट्रीज हैं। एक एक करके सभी कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम के बारे में। भारत सरकार अधिनियम में जो लिया गया है, सबसे पहला तो हमारा भारत सरकार अधिनियम से जो लिया गया है वो लिया गया है हमारा न्यायपालिका। दूसरा क्या लिया गया है? दूसरा इसमें न्यायपालिका के अलावा जो हमारा लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग के अलावा और क्या लिया गया है? तो लोक सेवा आयोग के अलावा हमारा जो निर्वाचन पद्धति है, पूरी की पूरी निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन निर्वाचन पद्धति के अलावा जो है हमारा जो आपातकालीन प्रावधान, ये सारी की सारी चीजें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ली हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये सारे के सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। इसके बाद कौन कौन सी कंट्री हैं? कंट्री का सबसे पहला नाम जो हम लेते हैं, सबसे पहला नाम आता है हमारा ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? सबसे पहला तो हमारा ब्रिटेन से है संसदीय प्रणाली। जो हमारे यहाँ पर 2 लेयर गवर्नमेंट चल रही है ना, संसदीय प्रणाली मतलब जो हमारे यहाँ पर 2 लेयर गवर्नमेंट है। पहली गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल लेवल पे है, सेकंड गवर्नमेंट जो है हमारी वो स्टेट लेवल पर है, उसको हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली। पहला संसदीय प्रणाली ली गई है। दूसरा जो है हमारा जो द्विसदनीय प्रणाली है,
द्विसदनीय प्रणाली मतलब जैसे हमारे यहाँ पर संसद के अंदर दो सदन होते हैं ना, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, तो ये द्विसदनीय प्रणाली जो है हमारी वो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। तीसरा जो है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कि इंडिया के जो सिटीजन्स होंगे ना, उनकी एक सिंगल सिटीजनशिप होगी और वो होगी इंडियन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया है हमने ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा और क्या लिया है हमने, तो लिया है हमने विधि का शासन। विधि का शासन मतलब क्या हुआ इसका, विधि का शासन का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ ही सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है, संविधान ही सर्वोच्च है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस से लिख देता हूं मैं यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने क्या लिया है, तो आप सबको पता है कि यूएसए में एक चीज थी, सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स जो था, बिल ऑफ राइट्स यूएसए का था। तो बिल ऑफ राइट्स से जो हमने लिया है यूएसए से, वो हमने लिए हैं अपने मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो लिए हैं वो यूएसए से आए हैं हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद जो आए हैं हमारे पास दूसरा सिस्टम आया है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आया है, मतलब क्या कहते हैं कि अगर जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप कर सकती है, या विधि द्वारा बनाया गया कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो उसको जो है क्या कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है दोबारा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। इसके अलावा जो हमारे पास आया है वो आया है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग के अलावा और क्या आया है हमारे पास, तो जो हमारे जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं ना, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीशों को हटाना, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, ये सारे के सारे प्रोविजन हमने लिए हैं यूएसए से। अब इसके बाद बात करते हैं हम यूएसए के बाद जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे जर्मन की। तो जर्मन के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 352 जब लगाया जाता है तो उस इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो आपात के समय में, आपात के समय में मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है वो लिया है कहाँ से, जर्मन से। इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपको पता है कि जर्मन में जो था वो एडोल्फ हिटलर होता था, वहां भी एक आर्टिकल 47 था जिसके थ्रू इमरजेंसी लगाई जाती थी। तो वहां पर इतनी बार इमरजेंसी लगाई गई है और वहां तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए हमने वहां से लिया है आपात के समय में मौलिक अधिकारों का निलंबन। चौथी बात जो आती है वो आता है जापान। जापान से भी हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है। जापान से जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो लिया है विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके अलावा पांचवा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जो हमने लिया है ना, ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले तो हमने लिया समवर्ती सूची। हमारे यहाँ पर 3 सूची है ना, एक हमारे यहाँ पर स्टेट है, एक यूनियन है और एक कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट को हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, मतलब जिस पे राज्य भी बना सकता है नियम और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है। तो समवर्ती सूची हमारे पास वहीं से आई है। समवर्ती सूची के अलावा जो व्यापार वाणिज्य समागम जो है वहीं से आए हैं, व्यापार एवं वाणिज्य के समागम, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास वहीं से आई है। नेक्स्ट छठी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात जो आता है आपका, वो आता है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, अफ्रीका। अफ्रीका से हमने लिया है संविधान का संशोधन।
आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन जो हमने लिया है वो लिया है हमने जापान सॉरी अफ्रीका से। संशोधन मतलब आर्टिकल 368 368 कहाँ से लिया है? अफ्रीका से। 7वें नंबर पे आता है हमारा वो आता है हमारा यूएसएसआर, जो रशिया था। यूएसएसआर से हमने लिए हैं राज्य के नीति निदेशक, सॉरी यूएसएसआर से हमने जो लिया है वो लिया हमने मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के अलावा और क्या लिया है हमने? तो हमारी जो प्रिम्बल है, जो हमारी संविधान की उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका में एक वर्ड यूज हुआ है जिसमें बोला जाता है जिसमें बोला जाता है जस्टिस, न्याय, न्याय की अवधारणा। तो न्याय की जो अवधारणा है, न्याय की अवधारणा तीनों रूप में आती है। पहला रूप तो इसका क्या हो गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। राजनीतिक तीनों न्याय की जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है? मौलिक कर्तव्य के साथ साथ न्याय कहाँ से लिया है हमने? तो वो लिया हमने यूएसएसआर से। 7 कंट्रीज हो गई। 7 कंट्रीज के अलावा अब जो 8वें नंबर पे आता है वो आता है हमारा कनाडा। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो पूरा का पूरा जो संघीय मॉडल है ना, संघीय संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था मतलब क्या है? शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में? राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा, जिसको हम बोलते हैं क्या? संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम। ये पूरा का पूरा हमारा कनाडा से आया है। और क्या आया है कनाडा से? तो कनाडा से एक कॉन्सेप्ट और आया है हमारा राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कनाडा से। नंबर 9 पे आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने ली है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो लिया हमने समानता। हमारी उद्देशिका में जो वर्ड यूज हुआ है ना, समानता, समानता। और दूसरा है भाईचारा, समानता, भाईचारा। क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंच में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, लुई 16 के टाइम पीरियड में। तो उसी टाइम पीरियड में जो ना फ्रांस को एक रिपब्लिक बना था और यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो यहाँ पर इक्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में लोगों के पास इक्वालिटी नहीं थी। सोसाइटियाँ जो थी वो स्टेट्स में डिवाइड थी, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। थर्ड स्टेट जो थे उनको जो था वो टैक्स पे करना होता था, पहले दूसरे स्टेट जो थे वो उससे एग्जेम्प्टेड थे। तो इस फ्रांस में जो ना सबसे पहले इक्वालिटी स्टैब्लिश की गई थी। इक्वालिटी स्टैब्लिश की गई तो हमने जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो हमने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया समानता और भाईचारा, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। नेक्स्ट 10वें की बात करते हैं तो 10वां आता है आपका आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से भी हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है, वो लिया है हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है हमने वो कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। राइट, तो ये सोर्सेस थे कि इतने सोर्सेस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इतने सोर्स से हमने ये प्रोविजंस जो है अपने संविधान में लिए हैं। आइए अब बात कर लेते हैं संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संविधान में जब संविधान हमारा यहाँ पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद संविधान में कुछ अनुसूचियां थी। एक एक अनुसूची करके हम जो है ना अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची हमारी, फर्स्ट अनुसूची में हमारा क्या था? पहली अनुसूची में था राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम एवं उनकी सीमा, उनकी सीमा। दूसरे में था हमारा
परिलब्धियां, वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। तीसरे कॉन्सेप्ट जो था हमारा उसमें आता है शपथ। चौथे कॉन्सेप्ट जो था उसमें आता है हमारा राज्यसभा में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में आता है हमारा जनजातीय क्षेत्रों का शासन। छठी अनुसूची में आता है हमारे पास असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर का शासन, मणिपुर का शासन। नेक्स्ट सातवीं अनुसूची में जो आता है हमारा वो आते हैं हमारे सूचियां। सूचियां कौन सी होती है? केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 सब्जेक्ट हैं। दूसरा फिर आता है राज्य सूची। राज्य सूची जो है, राज्य सूची में अप्रॉक्सीमेटली 67 होंगे। 67, ये डेटा थोड़ा सा डायनामिक है, एक बार चेक कर लेना। 67 और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो अप्रॉक्सीमेटली 42 सब्जेक्ट्स अप्रॉक्स होंगे। आठवीं अनुसूची में आती है हमारी संविधान में दर्ज भाषाएं। कितनी भाषाएं, कितनी लैंग्वेजेस जो है संविधान में दर्ज हैं? टोटल 22 भाषाएं संविधान में दर्ज हैं। नौवीं अनुसूची में आता है हमारा भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार। और जो 10वीं अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची में आता है हमारा दल बदल, जिसको बोलते हैं हम एंटी डिफेक्शन, दल बदल। 10वीं अनुसूची में कब लाया गया था? 1952 में लाया गया था। 1952 में 85th अमेंडमेंट था, 85th अमेंडमेंट जब ही लाया गया था। 11वीं बात, 11वीं में आता है हमारा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और 12वीं में आते हैं हमारे नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। सबसे पहले एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आता है राज्यों का नाम एवं उनकी सीमा। देखो हमारे यहाँ पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया यूनाइट तो था नहीं। इंडिया जो डिवाइडेड था वो कुछ प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। अप्रॉक्सीमेटली 565 प्रिंसली स्टेट थी जिनका एकीकरण किया गया था, राइट। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, जब हम इतिहास की बात करेंगे तब उसके प्रिंसली स्टेट के बारे में बात करेंगे, कैसे उनका इंटीग्रेशन हुआ था। फिलहाल यहाँ जो हमको जानना है, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? देखो सबसे पहले राज्यों के नाम एवं उनकी सीमा, कौन कौन से राज्य होंगे, उनके क्या नाम होंगे, उनकी क्या सीमा होगी, कहां तक का उनका एरिया होगा। दूसरी बात है परिलब्धियां, वेतन एवं भत्ते। किसके परिलब्धियों की बात हो रही है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति। इन द सेम वे विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष। इन सब के परिलब्धियां, वेतन भत्ते सबके बारे में जो दिया गया है वो आपका जो है अनुसूची 2 में दिया गया है। तीसरी बात करते हैं शपथ। शपथ में जो है ना, यहाँ पर सभी लोगों की शपथ के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति की शपथ, राज्यपाल की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ, जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी शपथ। इन द सेम वे विधानसभा अध्यक्ष की शपथ, विधानसभा उपाध्यक्ष की शपथ, इन सभी की शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। चौथा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हमारे यहाँ जो अपर जो हमारा हाउस है जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, जो कि हमारे राज्यों का हमको वो करता है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है। तो राज्यसभा में सीटों का जो डिवाइडेशन है ना, सीटों का जो डिवाइडेशन किया गया है वो इक्वली नहीं है। किस किस तरीके से उनका डिवाइडेशन है उसके बारे में जो प्रोविजंस हैं वो हमारे अनुसूची 4 में लिखे गए हैं। अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्रों का शासन। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र डिक्लेयर कर सकता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जनजातीय क्षेत्रों का शासन किस तरीके से होगा, ये हमारा अनुसूची 5 में दिया हुआ है। अब अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर का शासन, ये स्पेशल स्टेट्स हैं, इनको आप लिख सकते हो अगर आपको याद करना है तो
याद करने की ट्रिक है इनकी, असम, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर का शासन इसके थ्रू किया जाता है। केंद्रीय सूची, यहाँ पर हमारे जो सूचियां हैं, सब्जेक्ट का डिवाइडेशन है, फेडरलिज्म है हमारे यहाँ पर, शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियां जो है वो हस्तांतरित की गई हैं, कुछ केंद्र को दी गई हैं, कुछ राज्यों को दी गई हैं। तो इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसलिए इनमें जो है ना इनको सूचियों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले केंद्रीय सूची, इसमें तो 97 सब्जेक्ट हैं लेकिन 100 इसमें अप्रोक्स है। दूसरा राज्य सूची जिसमें अप्रोक्सीमेटली 67 है, समवर्ती में 42 है। आठवीं बात करें तो आठवीं अनुसूची में हमारी भाषाएं दर्ज हैं। टोटल 22 भाषाएं दर्ज हैं। भारत की जो भाषाएं हैं सभी जो है वो राजकीय भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो हमारी 22 हैं, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ना कि हमारी जो है वो एक तरीके से नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भूमि सुधार से रिलेटेड आपको पता होगा कि सबसे पहले जो हमारे पास जो एक फंडामेंटल राइट होता था, जो कि हमारे अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था और आर्टिकल 19 के प्रोविजन में भी था, जिसको बोला जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी को तो एबोलिश कर दिया गया था। एबोलिश कब हुआ था ये राइट टू प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी हुआ था 1978 का जो 44th अमेंडमेंट था ना, 44th अमेंडमेंट, वहां पर इसको एबोलिश कर दिया गया था। तो बाद में ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। तो 9 में भूमि सुधार दिया हुआ है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी भी इससे रिलेटेड था, ये सारी चीजें इसमें ही आती हैं। 10वां है दल बदल। दल बदल 1952 में लाया गया, कब? 85th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों किया गया था? इसके पीछे भी एक रीजन था। इसके पीछे रीजन जो था वो ये था कि जो लोग पार्टी बदलते हैं ना, पार्टी बदलने वालों के लिए ये लाया गया था। राज्यसभा में या सॉरी पार्लियामेंट में या आपका स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब संसद के सदस्य या राज्य विधानसभा और विधानमंडलों के सदस्यों के लिए लाया गया था दल बदल। ग्राम पंचायत 11 अनुसूची, इसमें क्या है? देखो, जब हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, लोकल गवर्नमेंट का जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया, लोकल गवर्नमेंट को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, एक उनको जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया, तो ये बात है 1992 की। 1992 की और 1992 में ये हुआ था 73rd अमेंडमेंट, जिसमें जो है हमारी ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है, ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में बात की गई है। ग्राम पंचायत के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी, क्या क्या इनके सब्जेक्ट्स हैं, इनका रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से आएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन 11th जो आपका शेड्यूल है, 11 अनुसूची। इन द सेम वे ये भी 1992 में हुआ था, नगर पालिकाएं, ये इसको बोला जाता है 74th अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट जो हुआ था वो नगर पालिकाओं से रिलेटेड हुआ था। नगर पालिका में कौन कौन से शक्तियां हैं इसकी, क्या इसके रेवेन्यू के सोर्स होंगे, इनके इलेक्शंस वगैरह कब होंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर शेड्यूल, राइट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।